बात करें तो ईकेट एनालिसिस का मतलब ये है कि आपका 2005 से लेकर 2020 तक जो ईकेट के पेपर्स लिए गए हैं उनका क्या पैटर्न था। जो थीम आपके सामने लिखा हुआ है ईकेट एरा, अगर ईकेट को हम डिवाइड करें तो कितने एरर्स में डिवाइड करते हैं, प्रेपरेशन कैसे करनी है, और फिर ईकेट का एक एमसीक्यू चार्ट होता है। और ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि ईकेट में भी एक एमसीक्यू चार्ट जस्ट लाइक थीम फॉलो होती है। तो अगर ऐसा कोई प्लान है यूनिटी फॉलो करती है तो वो क्या है। 4 एराज ऑफ ईकेट, ईकेट के 4 एराज में पहला एरा शुरू होता था 2005 से 2010 तक, और ये बड़ा बेसिक सा था, बड़ा इजी सा ईकेट बनाया करते थे, बुक लाइन होती थी और बेसिक कंसेप्ट होते थे। फिर ये हुआ कि 2011 में जब एक दफा ईकेट लीक हो गया, ईकेट के पेपर लीक होने के बाद अब उसको ट्रिकी और टफ करना शुरू कर दिया। लेकिन 11 से 16 तक तो एक अहम बात ये थी कि आपको बहुत से एमसीक्यू से रिपीट मिलते थे। अब रेपिटेशन दो तरह की होती है, एक होती है रेपिटेशन ऑफ स्टेटमेंट और दूसरा होता है रेपिटेशन ऑफ कंसेप्ट। तो 11 से 16 में आपको रेपिटेशन ऑफ स्टेटमेंट बहुत ज्यादा मिलता है, और 17 टू 19 में रेपिटेशन थी, लेकिन रेपिटेशन ऑफ कंसेप्ट ज्यादा थी, रेपिटेशन ऑफ स्टेटमेंट कम थी। अब ये वाला फेज ज्यादा कंसेप्चुअल था और ज्यादा ट्रिकी था। और फोर्थ मॉडर्न फेज जो हमारे पास आता है 2020 और इसके ऑनवर्ड 2021 में, ये है कंप्यूटर बेस्ड, क्योंकि इससे पहले पेपर्स होते थे पेपर बेस्ड। ये कंप्यूटर बेस्ड जब उन्होंने किया तो कंप्यूटर बेस्ड में आपके पास एक तो वर्चुअल यूनिवर्सिटीज के कैंपस रख दिए, फिर मल्टीपल पेपर्स होंगे। अब इसका एक एज हुआ है बच्चों को, वो ये हुआ है कि आपके पास वो जो कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन थे या जो बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन थे वो कम हो गए, बुक लाइन, और थोड़ा सा पेपर आसान हो गया। अब मसला ये होता है कि बच्चा मार क्यों खा सकता है, बच्चे ने बड़ी टफ चीजें प्रिपेयर की होती है, जब वो चीज इजी आती है तो वो चीजों को जो उसके जो पेस होती है उसको लूज कर सकता है। तो आपकी बुक के ऊपर ग्रिप होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप ईकेट को क्लियर करना चाहते हैं। और दूसरी चीज एट द एंड में डिस्कस भी करूंगा, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि ईकेट का जो पेपर होता है वो कैलकुलेशन बेस्ड ज्यादा होता है, इसमें जो स्टेटमेंट टाइप होते हैं, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं वो नॉलेज के बराबर। एक्सपेक्टेशंस क्या है जी, मैंने पहले ही बता दिया कि रेपिटेशन ऑफ स्टेटमेंट्स बाय कांसेप्ट इस ईयर आने के चांसेस है। आपने रिव्यू करना है चैप्टर वाइज पास पेपर्स, तो दो साइट्स मैंने आपके सामने मेंशन कर दी हैं। आपको चैप्टर वाइज पास पेपर्स तमाम सब्जेक्ट के इन दोनों जगह से मिलते हैं। मैथमेटिक्स, अब प्रिपरेशन करनी है हमने मैथमेटिक्स की तो कैसे करनी है। तो यूजली इस विषय को ज्यादा टफ कंसीडर किया जाता है, और अगर आप मैथमेटिक्स को फॉलो करना चाहते हैं, अगर अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, तो एक चीज़ है आपने ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, स्पेशली बोर्ड पास पेपर्स, सीटेक के पास पेपर्स आपको मैंने बताया हमारी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, वहाँ से आप डाउनलोड करें। आपको पीडीएफ फाइल, वर्ड फाइल, हैंड रिटन नोट, तो सारे के सारे मिल जाएंगे। तो आपने वहाँ से एमसीक्यूज को प्रिपेयर करना है, शॉर्टकट ट्रिक सीख के कैलकुलेशन को परफॉर्म करना है, क्योंकि कैलकुलेटर अलो नहीं है। तो आपकी बेसिक जो फॉर्मूलाज हैं, कंसेप्ट हैं, उन पे ग्रिप होनी चाहिए। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपके जो फॉर्मूलाज हैं वो फिंगर टिप्स पे होंगे, तो ये क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं होता। इस क्वेश्चन में आप 25 तक जो इजीली है वो स्कोर कर सकते हैं। चार्ट की बात करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अब जो मैंने कहा था कि एनालिसिस बेस्ड अगर हम देखें 2005 से 2020 के पेपर सब तो उठा लें, उसमें से जो किन टॉपिक्स को टच किया गया, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स वाला जो टॉपिक होता है इसको बहुत ज्यादा टच किया जाता है, और इसमें से 2 से 5 एमसीक्यूज, मतलब फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 जो है ईकेट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने सिर्फ वहाँ पे बेसिक मैट्रिसेस नहीं है, उसमें और बहुत सी चीजें आती हैं, हाई कंसेप्ट आते हैं, उनमें शॉर्टकट ट्रिक्स आती हैं, वो सीखनी है, क्योंकि कम से कम 2 से 5 एमसीक्यूज। इस चीज का मतलब ये है कि आपके पास 8 नंबर से लेके 20 नंबर का पेपर सिर्फ इसी चैप्टर में से है। क्वाड्रेटिक फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 एमसीक्यूज एटलीस्ट कंफर्म होते हैं यहाँ से, जो कि हर साल आते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज का जो चैप्टर है, कम से कम 1 एमसीक्यू, ज्यादा से ज्यादा 3 एमसीक्यू इसमें से आते हैं। परमुटेशन, कम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटीज है, और ये बड़े इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कंफर्म 2 से 4 एमसीक्यू हर साल पेपर तय होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री 9 से 14, चैप्टर नंबर 9 टू 14 है। और इसमें से जो टॉपिक्स है मेन मैं आपको बता दूं तो फंडामेंटल कंसेप्ट है, रेडियन बाय एंगल्स क्या होते हैं, सॉल्यूशंस हैं, एप्लीकेशंस हैं, इनवर्स हैं, ग्राफ बाय पीरियड्स हैं। तो टोटल 6 एमसीक्यूज तक यहाँ से आते हैं। यूजुअली होता यह है कि हर चैप्टर में जो टिक किया जाता है। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैट्रिसेस के बाद, क्योंकि यहाँ से एटलीस्ट 8 एमसीक्यूज आते हैं, जो मिनिमम है 5 एमसीक्यूज तो मार्क्स आते हैं। 5 एमसीक्यूज डिफरेंशिएशन की होती हैं और 2 से 3 एमसीक्यूज इंटीग्रेशन की होती हैं। और इसमें से जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो अगर मैं आपको बता दूं तो बेसिक फार्मूला, डेरिवेटिव, जो आपको शुरू में उन्होंने चार्ट बना के दिया हुआ है जिसमें बेसिक फार्मूला दिया हुआ है, सोल्यूशन ऑफ ए फंक्शन,
मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अब यहाँ से मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू को आपने प्यास का टेस्ट अगर देना तो उसके लिए भी अच्छी तरह से करना है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, मिनिमा क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है, इसको आपने वहाँ पे देखना है। कर्व की इक्वेशन बनाना और सुटेबल सब्सटीट्यूशन, क्या आपकी बुक में कुछ दिया हुआ है, कुछ आपने एडिशनल करनी है, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कंफर्म एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर नंबर 8 हुआ करता था फर्स्ट ईयर में, और इसमें से मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 एमसीक्यूज आते हैं। एनालिटिकल ज्योमेट्री से रेलिवेंट जो आपका टॉपिक है उसमें से एक एमसीक्यू, कॉनिक सेक्शन चैप्टर 6 सेकंड ईयर 1 से 3 एमसीक्यूज, वेक्टर चैप्टर नंबर 7 1 to 3 एमसीक्यूज, और सेट्स बाय ग्रुप्स वाला यहाँ से 2 एमसीक्यूज कंफर्म होते हैं। फंक्शन एंड लिमिट सीधे सीधे यहाँ से सवाल आते हैं, इनवर्स से या लिमिट से रेलिवेंट, और एक गिने चुने सवाल हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, ये 2 से 4 एमसीक्यूज यहाँ पे आने हैं। और लॉगरिथम या एक्सपोनेंशियल 2 एमसीक्यूज इससे रेलिवेंट होते हैं और ये कंफर्म होते हैं। ये फिक्स इनमें होता है आपके पास कि आपने पावर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या बेस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को यूज करना है। मिसलेनियस में आपके पास जर्नल क्वेश्चन कुछ होते हैं। अब ये जर्नल क्वेश्चन यूजली डीएई की बुक से या ए लेवल की बुक से पिक किए जाते हैं। जर्नल मैथ जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन होते हैं और ये 3 से 5 एमसीक्यूज आपको वो स्टेटमेंट वाले। तो ये था मैथ। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री का पेपर पीसेट में कंपैरेटिवली इजी होता है बाकियों की निस्बत। इसमें आपने बोर्ड पास पेपर्स है, एक्सरसाइज एमसीक्यूज और बुक लाइंस को फॉलो करना है। बुक के जो टेबल्स हैं और जो ग्राफ्स हैं स्पेशली, इनको आपने बड़ी अच्छी तरह देखना है और बेसिक कंसेप्ट को रेडी करने की कोशिश करनी है। केमिस्ट्री का अगर हम एनालिसिस देखें तो इसमें बेसिक कंसेप्ट वाला जो चैप्टर नंबर 1 है, मोल्स और बुक लाइंस, 1 से 2 एमसीक्यूज होते हैं। चैप्टर नंबर 2 था एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री, एक एमसीक्यू यहाँ से होता है। गैसेस में से एक एमसीक्यू होता है, स्पेशली गैस लाज से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। लिक्विड एंड सॉलिड्स वाला चैप्टर 4 आता है केमिस्ट्री का, और इसमें से 3 से 5 एमसीक्यूज केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यूजली यहाँ से पूछा जाता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें चैप्टर नंबर 5 की तो 1 से 3 एमसीक्यू, 1 से 3। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर 6 है, 3 एमसीक्यूज तक यहाँ से पूछे जाते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री के जो चैप्टर हैं आपके पास 1 से 2 एमसीक्यूज यहाँ से होते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम लास्ट चैप्टर हम मूव करें, इसमें 2 से 4, और सोल्यूशन चैप्टर नंबर 9 1 से 2 एमसीक्यूज यहाँ से पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो 2 से 4 एमसीक्यूज यहाँ पे होते हैं, और रिएक्शन काइनेटिक्स 1 या 2 एमसीक्यूज यहाँ से भी पूछे जाते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, अब आपके पास जो इनऑर्गेनिक पोर्शन है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का, उसमें एस ब्लॉक, इसमें से एक एमसीक्यू होता है। ग्रुप 3A 4A 5A 6 एलिमेंट्स वाला चैप्टर 1। हेलोजेंस एंड नोबल गैसेस एंड ट्रांजिशन एलिमेंट, यूजली कोई एमसीक्यू नहीं होता लेकिन चांस होता है कि एमसीक्यू पूछा जाए। फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यूजली कोई चांस नहीं होता लेकिन एक एमसीक्यू फिर भी पूछा जा सकता है क्योंकि एक आध दफा पूछा गया। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन 1 से 2 एमसीक्यूज होते हैं। और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स आपके पास आते हैं, अल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल, फिनोल्स, ईथर, एल्डिहाइड्स, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 से 3 एमसीक्यूज यहाँ से होते हैं। चैप्टर 14 मैक्रोमोलिक्यूल्स का बायोलॉजी से रेलिवेंट है, 2 से 3 एमसीक्यूज यहाँ से होते हैं। और लास्ट चैप्टर हमारे पास आता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान, 1 से 2 एमसीक्यूज यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये एक बेसिक चार्ट होता है जिसके अकॉर्डिंगली आपका जो ईकेट का टेस्ट होता है वो प्रिपेयर होता है। तो देख, अगर मैं ये कहूँ कि सबसे टफ और सबसे आसान क्वेश्चन यही होता है तो ये बात गलत ना होगी। तो जो फिजिक्स में जो अभी तक हम एवरेज बात करें पिछले 5 साल की ईकेट की, तो एवरेज जो करेक्ट होने की 30 में से 6 एमसीक्यू बच्चों के करेक्ट होते हैं, ये एवरेज है। इस चीज़ का मतलब यहाँ पे हमें हद से ज़्यादा एफर्ट की जरूरत है, हद से ज़्यादा हमें एफर्ट करनी पड़ेगी, हमारे कंसेप्ट फुली क्लियर होने चाहिए। हमें ये पता चलना चाहिए कि जो स्टेटमेंट दी है अब हमने इस स्टेटमेंट को जज करते हुए क्या फॉर्मूला लगाना है और कैसे कैलकुलेशन करना है। और इसमें ग्राफ से रेलिवेंट क्वेश्चन आपके पास होते हैं, मोस्टली कैलकुलेशन टाइप चीज़ें होती हैं। अगर हम बात करें इस चैप्टर के फिजिक्स, बेटे आपकी क्वेश्चन को मैं लास्ट में एंटरटेन करता हूँ इंशाल्लाह। तो मेजरमेंट, मेजरमेंट चैप्टर नंबर 1 है। यहाँ से जो क्वेश्चन आने हैं आपको वो डायमेंशन से रेलिवेंट आता है, या असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। ये 2 टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से एक एमसीक्यू आने के चांसेस हैं। वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम चैप्टर नंबर 2 1 से 2 एमसीक्यू यहाँ पे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ये वाले 3 चैप्टर्स हैं, मोशन से रेलिवेंट जो है, मोशन एंड फोर्स, वर्क एंड एनर्जी एंड सर्कुलर मोशन। इन तीनों चैप्टर्स को मिला के तकरीबन 10 एमसीक्यू ईकेट का हिस्सा होता है। अब मोशन एंड फोर्स में से ग्राफ वाला, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रेलिवेंट क्वेश्चन आपके पास आते हैं। मोस्टली एक ग्राफ होता है और उसमें से 3 एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं, तो 3 से 5 एमसीक्यूज यहाँ पे है। वर्क एंड एनर्जी, यहाँ पे आपके फॉर्मूला की चूंकि गेम है यहाँ पे, तो यहाँ पे कैलकुलेटेड या कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं 2 से 3। और सर्कुलर मोशन यहाँ से भी 2 से 3 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। फ्लूइड डायनामिक्स चैप्टर से एक ही एमसीक्यू है जो ज्यादा रिपीट होता है, वो आपके पास एक मेजर ऑफ कंटिन्यूटी में से पूछा जाता है।
वो हम डिस्कस करेंगे सेशन में, देखो कौन सा एमसीक्यू है जो सबसे जरूरत पूछा जाता है, और इसी को चेंज करके उन्होंने किस तरह से पूछना है। ऑसिलेशन, यहाँ से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होना है, 1 से 3 क्वेश्चन होते हैं। वेव्स वाले में से आपके पास डॉपलर इफेक्ट एंड स्पीड ऑफ साउंड, ये दो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमेशा इसी पे टच करते हैं। थर्ड टॉपिक वो टच कर रहे हैं आजकल, वो आपके पास होता है जो आप स्टेशनरी वेव्स पैदा करते हो, ये वाला केस डॉपलर इफेक्ट, स्पीड ऑफ साउंड एंड आपके पास स्टेशनरी वेव्स इन स्पेस। इन 3 टॉपिक्स में से एटलीस्ट 2 एमसीक्यूज वो पूछता है, और भी सेम एमसीक्यूज हैं जो बार बार आ रहे हैं। फिजिकल ऑप्टिक्स यूजली कोई एमसीक्यू नहीं होता, लेकिन एक आधा एमसीक्यू यहाँ से पूछा जा सकता है। हाइजेंस प्रिंसिपल हो गया, या उसके आगे हमारे पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, यहाँ से पूछा जाता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में से यूजली ऑप्टिकल फाइबर में से एक आधा एमसीक्यू पूछा जाता है। और हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में आपके पास जो हमने मेथड्स पढ़ने हैं, उसमें एडियाबैटिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, इनमें से एमसीक्यू यूजली पूछा जाता है। या समटाइम्स आपके पास स्टार्टिंग में प्रेशर डेरिवेशन है, वहाँ पे इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर से रेलिवेंट चीजें ये पूछी जाती है यहाँ से। तो ये आपके पास फिजिक्स है। सेकेंड ईयर इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ पे कैपेसिटर के कम्बिनेशन के से रेलिवेंट एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर यहाँ से, या फिर आपके पास कॉलम्स ला, यहाँ से कोई ना कोई एमसीक्यू पूछा जाता है। 2 से 4 एमसीक्यू यहाँ से पूछे जाते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी सीधे सीधे एमसीक्यूज है। वो जो चैप्टर नंबर 3 था, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये आपके पास चैप्टर नंबर 13 होता है। 6 एमसीक्यूज पर यहाँ से पूछे जाते हैं। कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स होता है आपके पास, इसके अलावा थर्मिस्टर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट से रेलिवेंट क्वेश्चन, ये सारी चीजें जो हम आगे आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे, जो कि पूछी जाती हैं और ऑलमोस्ट हर साल की आपको पेपर में नजर आ रही होती है इससे रेलिवेंट। इसको बोलते हैं रेपिटेशन ऑफ द कंसेप्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में 2 से 3 एमसीक्यूज हैं। चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, 1 से 2 एमसीक्यूज। अल्टरनेटिंग करंट वाले में से आपके पास हमारे लास्ट आर्टिकल जो आते हैं वहां से 1 से 2 एमसीक्यूज, 2 से 3 एमसीक्यू पूछे जाते हैं। चैप्टर 17 यूजली कोई एमसीक्यू में पूछा जाता है, लेकिन यहाँ से चांसेस होते हैं कि आपके पास स्पेन एनर्जी से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन पूछ लिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स गेट से रेलिवेंट कोई ना कोई क्वेश्चन होता है कि लॉजिक गेट, यहाँ से इनका लॉजिक गेट दे दिया जाता है और पूछा जाता है ये कौन सा लॉजिक गेट है, इस तरह के क्वेश्चन बेसिक होते हैं। और दान ऑफ मॉडर्न फिजिक्स सिंपली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो दी हुई है, वहाँ से एमसीक्यू आता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा में से यूजली एमसीक्यू नहीं होता, लेकिन आपने यहाँ से लेजर ऑपरेशन को अच्छी तरह से करना होता है, वहाँ से एक एमसीक्यू आने का फिर भी चांस होता है। और लास्ट चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स, यहाँ से आपके पास कोई कैलकुलेशन वाले एमसीक्यूज तो नहीं होते, लेकिन थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। 1 से 3 एमसीक्यूज के चांसेस आपके पास यहाँ पे होता है। तो ये होता है आपके पास यूजली फिजिक्स कर सकते हैं। और इसमें जो नंबर ऑफ टॉपिक्स आपको नजर आए होंगे, बाकी चीजें इस पर ज्यादा भी होंगे और इसमें डाइवर्सिटी भी ज्यादा होती है, तो इनको हमने अच्छी तरह से करना होता है। इंग्लिश यूजली इजी होता है। विकिपीडिया से नॉर्मली ये क्वेश्चन यहाँ से पैराग्राफ लिए जाते हैं। अब इसको हम कहते हैं कि ये 40 मार्क्स आपके फ्री हैं, क्योंकि आपने जितने पैराग्राफ प्रैक्टिस किए होंगे आपके लिए वो चीज इतनी ज्यादा आसान होगी। मैंने बताया हुआ 1, 5 या 10 पैराग्राफ, पहले 1 पैराग्राफ होता था, पिछले साल 10 पैराग्राफ थे और हर पैराग्राफ में से एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता था इस हिस्से में से। पेपर का हिस्सा मैंने बोला आसान है, पैराग्राफ प्रैक्टिस करनी है। और पैराग्राफ वो यहाँ पे रीड करने की जरूरत नहीं होती। एक टेक्निक हम यूज करते हैं, स्कैनिंग टेक्निक। स्कैनिंग टेक्निक का मतलब ये होता है कि आपने क्वेश्चन देखा, वही स्टेटमेंट आपने पैराग्राफ में ढूंढकर वो सॉल्व करना है, जिसको हम अपने सेशन में आपको बताएंगे कि किस तरह से आपने क्विकली इसको सॉल्व करना है। और 40 में से 40 नंबर अगर इस क्वेश्चन में से लेने हैं तो कैसे लेते हैं। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ पैराग्राफ इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि विकिपीडिया पर डिफाइंड पैराग्राफ है यूटी की तरफ से। जब वो सारी चीजें आप लोगों के साथ हमें चला अपने सेशन में हमारे टीचर्स डिस्कस कर रहे होंगे, और फिर इस क्वेश्चन को इफेक्टिवली अगर अटेम्प्ट करना है तो कैसे करना है। कंप्यूटर साइंस यूजली ये जो क्वेश्चन होता है, इसमें बच्चे को अपनी बुक के ऊपर ग्रिप और उसकी जो प्रैक्टिकल स्किल्स है, स्पेशली आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप लोगों ने करनी होती हैं वो अच्छी होनी चाहिए। तो किताब में जितने भी प्रोग्राम्स हैं, आपको उनके प्रोग्राम का सिंटेक्स अच्छी तरह से आना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको सी लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है, तो आपकी सी के ऊपर जो ग्रिप है, सी में हमने प्रोग्राम्स लिखने हैं, कैसे लिखने हैं, उसका क्या सिंटेक्स होता है। एरर से रेलिवेंट क्वेश्चन होते हैं आपके पास के एरर फाइंड करें। आउटपुट यूजली जो मेन क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं सेकंड ईयर में से, वो आपके पास होते हैं। एक प्रोग्राम दिया, उसकी आउटपुट क्या हो सकती है, इस तरह से। तो आपने इसमें टेक्स्ट बुक लाइन, बोर्ड पास पेपर, ई कार्ड पास पेपर, ये 3 चीजें कर लेते हो तो आप इस पोर्शन में 30 आउट ऑफ 30 भी क्रैक रख सकते हैं। केमिस्ट्री की निस्बत ये उससे भी ज्यादा आपका आसान क्वेश्चन होता है कंप्यूटर का। तो इसमें आपकी अगेन प्रैक्टिकल स्किल्स मैटर करती हैं कि सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको वर्किंग कितनी आती है, क्योंकि उसमें सॉफ्टवेयर वाले हिस्से को ज्यादा टच करना है। पार्ट 1 में इसका टच होता है थ्योरेटिकल, लेकिन बहुत कम होता है। उसमें आपको बेसिक चीजें अगर प्रैक्टिकली करनी आती है, उसमें भी हम जो चीजें पढ़ रहे हैं आप लोग इस हिस्से को बड़ी इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं।
बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी के लिए आपको दो चीजें करने की जरूरत होती है, बोर्ड पास पेपर्स और एमडीकेट पास पेपर्स, क्योंकि बायोलॉजी का पोर्शन मैथ के निस्बत बहुत ज्यादा आसान होता है। मतलब इसकी अगर मैं एवरेज दूं तो बायोलॉजी में जो करेक्ट एमसीक्यूज की एवरेज है वो 25 प्लस है। इसका मतलब कि 30 में से 25 जो एमसीक्यूज होती है कि एवरेज बच्चा भी सही कर सकता है, इतना इजी पेपर होता है। अगर आपने बुक रीड की है, बुक में डायग्राम, स्पेशली मैं रिपीट कर रहा हूँ, बुक में डायग्राम्स के साथ जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वो रिपीट कर आप कर लेते हैं अच्छी तरह, और एमडीकेट पास पेपर को करते हैं तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं। अब फाइनल क्वेश्चन यहाँ से ये बच्चों का है कि स्मार्ट सिलेबस फॉलो होना ही कैट में या फुल सिलेबस फॉलो होना है। तो मैं बड़े क्लियर अल्फाज में आपको कहूंगा कि आपका ई कैट में सिलेबस डिफाइंड नहीं होता। आपने तमाम टॉपिक्स को पूरी बुक को करना है, आपका पेपर पूरी बुक में से बनना है, किसी किस्म का स्मार्ट सिलेबस फॉलो किसी भी सब्जेक्ट में नहीं होता। जस्ट एनालिसिस बेस्ड हमने आपको टॉपिक्स बताए हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिनको ज्यादा टच किया जाता है, तो उस एनालिसिस को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। एंट्री टेस्ट प्रेपरेशन करनी है तो कैसे करनी है? अब सबसे पहले तो ये आप लोगों ने समझना है कि एंट्री टेस्ट होता क्या है और प्लानिंग क्या है एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए। यूजली बच्चों का जो माइंडसेट होता है, जो टीचर्स आपको बताते हैं, दैट इज अ प्रेशर गेम, और मेहनत करनी पड़ती है, कंसेप्ट होने चाहिए, और फला फला जो बातें की जाती हैं फ्लाई एमसीक्यूज है, लेकिन इन एक्चुअल ऐसा है। अगर मैं कहूँ तो एंट्री टेस्ट यूईटी है, एमडी कैट है, एक यू है, नस्ट है, प्यास है, आपके पास जीआईटी के जो टेस्ट हैं, जितने भी पाकिस्तान में टेस्ट होते हैं, अगर किसी बच्चे की क्रैमिंग भी अच्छी है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी बच्चे की क्रैमिंग भी सिर्फ अच्छी है, तो वो बच्चा नंबर ले सकता है और वो इवन टेस्ट में टॉप भी कर सकता है। एक ही चीज रिक्वायर है टेस्ट में, आपका कॉन्फिडेंस। दूसरी चीज, आपने प्रैक्टिस कितनी की। जितनी ज्यादा आप इनपुट देंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे होंगे आप लोग एमसीक्यूज को, आपकी तैयारी उतनी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। डजेंट मैटर आपका कंसेप्ट है या नहीं, आपने प्रैक्टिस की है एमसीक्यूज, आपको एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका आता है। अब जितनी एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते जाते हो, आपको एमसीक्यूज से रेलिवेंट उतनी आसान लगना शुरू हो जाती है, तो चीजें आप लोगों के लिए उतनी ही ज्यादा क्या होना शुरू हो जाती है, आसान शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे जो रोल प्ले करना है वो टीचर्स ने करना है, इंस्टीट्यूशन ने करना है, कि वो बच्चे को कॉन्फिडेंस में हो अपने, बजाय इसके कि बच्चे को डरा दिया जाए कि पता नहीं किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। यकीन करें, आप जब एमसीक्यूज जो चेक करेंगे पास पेपर, तो आपको लगेगा कि जो चीज हमें करवाई जा रही है, तो जब हम चीजों को प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि ये चीजें क्या है। काम एक ही करना है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है और ढूंढनी है ट्रिक क्या है इस एमसीक्यूज में। इस एमसीक्यू को अगर हम इफेक्टिवली सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो इसको एक अच्छे तरीके से हम इस एमसीक्यू को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो ये इंस्टीट्यूशन की और टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एमसीक्यूज डिस्कस करवाएं मैक्सिमम। मैं अगेन कह रहा हूँ, आप घर से बैठ के भी तैयारी करना चाहते हैं तो एक ही चीज है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें। कुछ बुक्स को रीड करने की सबसे ज्यादा जरूरत नहीं है, रिव्यू जरूर करें, लेकिन ज्यादा टफ एमसीक्यूज भी नहीं। आप टू दी पॉइंट चीजों को क्लियर करते जाएंगे तो आपका ये जो एंट्री टेस्ट है, कोई भी एंट्री टेस्ट है, वो बड़ी आसानी से क्लियर हो सकता है। मरोजी सवाल आपका जवाब ढूंढना है तो कैसे ढूंढना है, ये एक ट्रिक जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। यूजली हम ये करते हैं कि जब हमने एमसीक्यूज का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, तो हम देखते हैं करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। एक ही मेथड है, आपने एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। एलिमिनेशन का मतलब ये होता है कि आपने गलत ऑप्शन को खत्म करना है, जो गलत है उसको निकाल दें, बाकी ठीक रह जाएंगे। और इस तरह से आपने एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हुए एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। तैयारी कहाँ से की है? पहली तो ये है कि इंस्टीट्यूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको इंटरमीडिएट के साथ साथ इसकी तैयारी करवाया है। बेस्ट मेथड ये होता है कि जिन टीचर से आपने 2 साल एफएससी की हो, कोशिश करें उन इदारों को जाएं, उन इदारों से तैयारी करें जहाँ पे आप, अगर आपके वो इदारे प्रेपरेशन करवा रहे हैं तो उन इदारों को फॉलो करें, क्योंकि आपका एक उनके साथ माइंड सेट बन चुका होता है जिनसे आप लोकल पार्टिसिपेट हैं। बाकी मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन हैं जो प्रेपरेशन करवा रही हैं एंट्री टेस्ट की, उनमें से जहाँ पे आप सेल्फ सेटिस्फेक्शन फील करें उस जगह पे जाएं। जहाँ पे आपको मजबूरी के तहत जाना पड़े तो मेरी रिकमेंडेशन ये होती है, कभी भी एंट्री टेस्ट में रिस्क ना लें मजबूरी वाला। जहाँ पे आप मेंटली सेटिस्फाई हो उन इदारों को आप चूज करें। इदारा कामयाबी की जमानत हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई इदारा कामयाबी की जमानत होता है। इदारे का पर्पज सिर्फ डायरेक्शन देना है और बेस्ट वे में आप लोगों को बताना है। इदारा अगर आपको पॉसिबली मोटिवेट कर रहा है, वो इंडिविजुअल के ऊपर फोकस कर रहा है, तो फिर आप एक अच्छी जगह पे हैं। लेकिन समटाइम्स हमें देखने में ये मिलता है कि आप लाइव क्लासेस में, फिजिकल क्लासेस में, तो 100+ के सेक्शन होते हैं, तो वहाँ पे जो इंडिविजुअल इंटरेक्शन होती है ये लूज हो जाती है। और अगर एंट्री टेस्ट में इंडिविजुअल इंटरेक्शन बच्चे को ना मिले
तो ये गैप कभी फिल नहीं हो सकता और बच्चा चाहते हुए भी एंटीटेस्ट को क्लियर नहीं कर सकता। तो जहाँ पे आपको इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन मिल रही हो, इंडिविजुअली फोकस मिल रहा हो टीचर्स की तरफ से, आप उन इदारों को प्रेफर करें तो इसमें आपको एक अच्छी आउटपुट मिल सकती है। अब इस सब के बावजूद तैयारी करनी है तो कैसे करनी है? सबसे पहली चीज रूटीन सेट करनी है, सेल्फ स्टडी पर फोकस करना है, डेली एटलीस्ट 2 से 3 घंटे अपनी टेक्स्ट बुक को रीड करने और इन कंसेप्ट को याद रखने। इसको बोलते हैं क्रैमिंग ऑफ द कंसेप्ट। कंसेप्ट की भी क्रैमिंग होती है, वो आप लोगों ने करनी है। और पास पेपर से आप रहनुमाई लें। एंट्री हरगिज मुश्किल नहीं है, अगर आपको खुद पे बिलीव है, खुद को रिलैक्स रखते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट है, इंशाल्लाह आप लोग एंट्री टेस्ट को क्लियर कर लेंगे। अगर अब आप लोगों के कुछ क्वेश्चन हैं एंट्री टेस्ट से रेलिवेंट, हमारे सेशन से रेलिवेंट, तो व्हाट्सएप में आप लोगों की चैट ओपन कर दी जाएगी, फेसबुक पे या डिफरेंट आपके पास जो ऑप्शन है, आप वहाँ पे अपने जो सवाल हैं वो कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको इंडिविजुअली तमाम क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। अगर आप लोग कहेंगे कि आपकी एक और इसी तरह का सेशन की मीटिंग रख लीजिए, हम आपके क्वेश्चन के आंसर उसमें देने के लिए भी रेडी हैं। यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगी, आप लोगों के माइक ऑन होंगे और आप लोग हमसे कम्युनिकेट कर सकेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और इस सेमिनार के बारे में जो राय है वो हमारे फेसबुक प्लेटफॉर्म पे आप लोगों ने लाजमी देनी है। रिव्यू बहुत आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बड़े तहम्मुल के साथ 50+ जो पार्टिसिपेंट्स थे इस पूरे सेशन को सुना है, अटेंड किया है। तो आई होप कि आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिला है। अल्लाह हाफ़िज़।